एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज। इसमें हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं थियरी और उसके साथ साथ जो भी एमसीक्यूज जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं आज कवर करूंगी। अभी जो आपका रिसेंट सीटेट के पेपर हुए हैं उन सभी पेपर में जितने भी क्वेश्चन रोल ऑफ ग्रामर से पूछे गए हैं उनको मैंने यहाँ पर ऐड किया है, इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका थ्योरी भी कवर हो जाएगा, आपको ये पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है, और एमसीक्यूज भी हम देखेंगे जो अभी रिसेंट पैटर्न पे जो एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज रीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग इसे देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जानेंगे, मतलब कि हम ग्रामर क्या है, क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, मेथड्स, टाइप्स ऑफ ग्रामर जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं उन सबको हम कवर करेंगे। तो चलिए फिर फाइनली शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि लैंग्वेज में ग्रामर क्या है। सो ग्रामर क्या है? एक थियरी है भाषा की जहाँ पे सेट ऑफ रूल्स हैं, साउंड्स हैं, वर्ड्स हैं, मीनिंग्स हैं। यानी जब भी हम बात करते हैं एक लैंग्वेज की लिंग्विस्टिक्स के अंदर, वहां पे जो भी भाषा की थियरी है, जहाँ पे हम सेट ऑफ रूल्स को पढ़ते हैं, उसे हम ग्रामर कहते हैं। सिंपल भाषा में है, जैसे कि हमें पता है कि भाषा को क्या कहा जाता है, रूल गवर्न सिस्टम कहा जाता है। तो ये जो रूल है, जो भी नियम है, जो उससे साउंड्स हैं या जो मीनिंग है, ये सारी चीजें हमारे ग्रामर में आती है। अब ग्रामर की इंपॉर्टेंस क्या है? ग्रामर इज दी बैकबोन ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा की बैकबोन कही जाती है। बिना ग्रामर के उस भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ग्रामर की इंपॉर्टेंस ये है भाषा के अंदर। इट इज द वोम दैट गिव्स बर्थ टू सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस आर फर्टिलाइज्ड यूजिंग ग्रामर टू फॉर्म करेक्ट एंड एप्रोप्रिएट स्पीच। यानी कि जो ग्रामर है वो काम करता है वोम का, जैसे एक माँ के गर्भ में बच्चा होता है, इसी प्रकार से जो ग्रामर है, जो सेट ऑफ रूल्स है, वो हमें मदद करते हैं एक सेंटेंस को फ्रेम करने में। तो जब भी हम किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, उसके पीछे जो रूल है, उसके पीछे जो सिंटेक्स होता है, वो सब हमारे ग्रामर का पार्ट होता है। ग्रामर इज डिफाइंड एज अ थियरी ऑफ लैंग्वेज। भाषा के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो उसमें ग्रामर आ जाती है। सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। वी कंसिडर लैंग्वेज एज रूल गवर्न बिहेवियर रिलेटिंग टू साउंड्स, वर्ड फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर। हमें पता है कि भाषा क्या है, एक रूल गवर्न सिस्टम है, और ये जो रूल गवर्न सिस्टम है यही हमारी ग्रामर होती है, जो कि साउंड यानी फोनीम से रिलेटेड है, वर्ड का मतलब है कि मोर्फीम से रिलेटेड है, जो हमारे सिंटेक्स से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें हमारे ग्रामर के अंदर आती हैं। ग्रामर कॉन्स्टिट्यूट्स अ सबसेट ऑफ रूल्स रिलेटिंग टू मोर्फोलॉजी एंड सिंटेक्स। मैंने अभी डिस्कस किया, मोर्फोलॉजी आपका वर्ड फॉर्मेशन एंड सिंटेक्स आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस का फॉर्मेशन। तो ये दोनों चीजों में जो रूल है वही हमारा ग्रामर होता है। तो ग्रामर आपको समझ आ गया होगा कि एक पूरी की पूरी भाषा की थ्योरी, सेट ऑफ रूल्स जो है, वो उसे हम ग्रामर कहते हैं, जो कि किसी भी भाषा की बैकबोन मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे। कुछ एम्स है ग्रामर को पढ़ाने के। जब हम टीचिंग ऑफ ग्रामर की बात करते हैं तो हमें क्या एक उद्देश्यों को या लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंग्वेज। बच्चों के लिए क्या होना कि साइंटिफिक एटीट्यूड को विकसित करना ग्रामर का एक एम होता है पढ़ाने का। टू डेवलप मेंटल एबिलिटीज, बच्चों की मेंटल एबिलिटीज को विकसित करना। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रूल्स ऑफ द ग्रामर, यानी जो भी बच्चा लिख रहा है, पढ़ रहा है, यानी जो भी स्किल वो सीख रहा है, चाहे मैं लिसनिंग की बात करूँ, स्पीकिंग की बात करूँ, रीडिंग या राइटिंग, सभी में वो उस रूल को समझ सके। तो रूल को समझाने का काम जो है, अंडरस्टैंड करने का काम ग्रामर करता है। टू डेवलप इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, जो भी भाषा का एक स्ट्रक्चर है उसको समझने में बच्चों को उनके अंदर इस चीज की क्षमता को विकसित करना एम होता है ग्रामर का। इट शुड इनेबल द स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व करेक्ट सेंटेंस पैटर्न्स विदाउट हैविंग टू रिजॉर्ट टू रोट मेमोराइजेशन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एम ये होता है कि बच्चों को हम ऑब्जर्व करना सिखाएं, जो भी करेक्ट सेंटेंस पैटर्न है, विदाउट एनी रोट मेमोराइजेशन, विदाउट एनी क्रैमिंग, यानी कि विदाउट रोट मेमोराइजेशन आप कॉन्टेक्चुअली उस चीज को समझाएं। तो ये एक भाषा में जो है ग्रामर का रोल होता है कि वो करेक्ट सेंटेंस पैटर्न को समझे विदाउट एनी रोट मेमोराइजेशन। ओके, तो ये सारे एम है। इसके अलावा बहुत सारे एम है, बट वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रामर अमोंगस्ट ऑफ विच आर, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है तो हो सकता है कि आपका एमपीटेट में भी ये चीजें पूछी जाएं। तो ग्रामर के टाइप से क्वेश्चन इस बार बहुत ज्यादा आए हैं तो इनको पढ़ लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कुछ टाइप्स हैं ग्रामर के, इनको ध्यान से समझिएगा। पहला आता है कॉग्निटिव ग्रामर विच इज लार्जली मैकेनिकल। कॉग्निटिव का मतलब है जहां पे आप फोकस करते हैं एक तरह से बच्चों के अटरेंस पे, यानी मैकेनिकल एक तरह से है जहां पे वो अपने कॉग्निशन का यूज कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, रीजनिंग कर रहा है। तो एक ग्रामर तो होती है कॉग्निटिव ग्रामर, ठीक है, जहां पे आप किसी भी ग्रामर के फीचर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड होता है यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर क्या होता है कि जो ग्रामर आपका नॉम चॉम्स्की ने बोला कि बच्चा एलईडी की मदद से, भाषा अर्जन क्षमता की मदद से ग्रामर के रूल को खुद ही क्या करता है, जनरेट करता है। तो जो भाषा के रूल को जनरेट किया जाता है उसे ही हम यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं। और ये सभी ह्यूमन में क्या होता है, समान होता है। द ग्रामर ऑफ ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस, यानी जो हमारी ग्रामर को जनरेट करने की क्षमता है वो सभी के अंदर एक जैसी ही है, ऐसा कहा चॉम्स्की ने। तो इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। और यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रामर से नाम किसका याद रखना है, चॉम्स्की का नाम याद रखना है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, सो विच इज डिफाइंड एज द ग्रामर विच सेट्स अप टू लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर and relates these levels by means of operations known as transformation। ये भी आपका चॉम्स्की से रिलेटेड है, तो याद रखना ट्रांसफॉर्मेशनल और यूनिवर्सल दोनों ही चॉम्स्की से संबंधित है। ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब है कि जहां पे बच्चा एक्विजिशन जब करता है और जब बच्चा लर्निंग करता है तो उसके बीच जो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है भाषा में, लैंग्वेज 1 से लैंग्वेज 2 में जब वो सीखता है उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशनल कहते हैं, और वहीं पे बच्चा ग्रामर की रूल को जनरेट करता है। तो आपको बस नाम याद रखना है कि यूनिवर्सल ग्रामर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर जो है वो चॉम्स्की के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल ग्रामर। स्ट्रक्चरल ग्रामर जो है वो सीसी फ्राइज ने दिया, इसके फाउंडर सीसी फ्राइज को माना जाता है। नाम आप याद रखना, इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी 1952 में जिसका नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, जिसमें इन्होंने एम्फसाइज किया था स्ट्रक्चर्स पे। स्ट्रक्चर्स, सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उस पे इन्होंने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया, इसीलिए स्ट्रक्चरल ग्रामर का फादर किसको माना जाता है, सीसी फ्राइज को माना जाता है। तो यहाँ बात याद क्या रखनी है आपको कि सीसी फ्राइज ने दिया स्ट्रक्चरल ग्रामर अपनी बुक में जिसका नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, और स्ट्रक्चर पे ये फोकस करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप का ग्रामर हमारा आता है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, जिसे ट्रेडिशनल, फॉर्मल भी कहा जाता है। अब इनके जो नेम है, ये जो जितने भी आपको नेम दिख रहे हैं इनके नेम्स को आपको एज इट इज बहुत अच्छे से समझना है कि ये सारे नाम अगर आ जाते हैं तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो ग्रामर होती है जिसे हम प्रिस्क्रिप्टिव कहते हैं, ट्रेडिशनल कहते हैं, फॉर्मल कहते हैं। फॉर्मल का मतलब होता है जो रूल से रिलेटेड हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि विद रूल्स, जहां पे आपके रूल आ जाए तो वहां पे आपका ये फॉर्मल, ट्रेडिशनल या प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर आएगा। ओके, दिस टाइप ऑफ ग्रामर इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्योरेटिकल ग्रामर। इस प्रकार की ग्रामर को हम थ्योरेटिकल ग्रामर भी कहते हैं। ठीक है, इट लेज एम्फेसिस ऑन ओनली रूल्स। ये प्रभाव किस पे डालता है कि केवल रूल को सिखाया जाए, फॉर्म को सिखाया जाए, रादर देन ऑन फंक्शंस, यानी फंक्शन पे फोकस ना करके रूल पे एंड फॉर्म पे फोकस यहाँ किया जाता है, इसीलिए इसे हम फॉर्मल, ट्रेडिशनल, प्रिस्क्रिप्टिव एंड थ्योरेटिकल कहते हैं। In this way, grammar is taught for the sake of grammar. This type of grammar ignored the affective and psychomotor domain of education. ये जो ग्रामर का टाइप है ये भावात्मक क्षेत्र जो है बच्चे का, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर यानी करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, फिजिकल और जो भावात्मक क्षेत्र है उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता है, केवल कॉग्निटिव पे ज्यादा बल देता है। इट ओनली फुलफिल्स द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो प्रिस्क्रिप्टिव में क्या याद रखना है कि जहां पे रूल आ जाए, जहां पे फॉर्म आ जाए, जहां पे केवल क्या आ जाए, बार बार ड्रिल आ जाए, मेमोराइजेशन आ जाए, वो सब आपका ट्रेडिशनल ग्रामर का पार्ट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप की ग्रामर आती है, अभी हमने पढ़ा प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, अब ये जो ग्रामर है इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव को भी काफी सारे नाम से जाना जाता है, जैसे कि आपका फंक्शनल, इंसिडेंटल एंड इनफॉर्मल। ये इस प्रकार से आप ना इनको याद रखना कि अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में फंक्शनल आ जाता है,
इंसिडेंटल आ जाता है या इनफॉर्मल आ जाता है, तो उन सभी का सेंस जो है वो यही होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनके कीवर्ड्स को पहचानना है और समझना है। आइए देखते हैं। This type of grammar is also known as functional and incidental grammar. This type of grammar is learned by the students quite unconsciously while learning the language. इसे बच्चा काफी हद तक unconsciously सीखता है। Unconsciously का मतलब है जहां अचेतन हो, उसे पता ना हो, unaware हो बच्चा, तो वहां पे unconsciously है। The main emphasis is laid on functional side. यहाँ पे मेन एम्फोसिस किस पे डाला जाता है इस प्रकार की ग्रामर में? फंक्शनल एस्पेक्ट पे डाला जाता है। इट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द लैंग्वेज एज इट यूज्ड बाय इट्स नेटिव स्पीकर्स। Descriptive grammar is very useful for the young learners as they do not find any interest but the means to an end. It overcomes the limitations of prescriptive grammar because it changes along with the changes in the language. अब देखो सिंपल सी बात और क्या याद रखनी है, ये तो आपका थेरेटिकल चीज हुआ जो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी। अब देखो मेन बात आपको क्या याद रखना है कि ये फंक्शन पे फोकस करता है, दो चार बातें हैं। फंक्शनल एस्पेक्ट, अगर पूछा जाए मीनिंग पे फोकस कौन करेगा, अगर पूछा जाए यूज पे फोकस करना या इंटरैक्शन पे फोकस करना या कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करना, अगर ये सारे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं तो वो आंसर आपका क्या बनेगा? डिस्क्रिप्टिव, फंक्शनल, इंसिडेंटल या इनफॉर्मल, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि फंक्शनल का मतलब क्या है। फंक्शनल का मतलब जो बच्चा यूज कर रहा है, जो मीनिंग पे हम फोकस कर रहे हैं, अनकॉन्शियस पे फोकस कर रहे हैं, जो यूज किया जा रहा है नेटिव स्पीकर्स के द्वारा, है ना। रूल पे बहुत फोकस हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो आई होप कि अब आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। एक होता है प्रिस्क्रिप्टिव, रूल पे फोकस कर रहे हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आएंगे गाइस, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है। आगे बढ़ेंगे। एक और ग्रामर का टाइप आपने कई बार सुना होगा, जिसे कहते हैं पेडागोजिकल ग्रामर, ठीक है। अब पेडागोजिकल ग्रामर का मतलब भी वही चीजें हैं, ठीक है। मेन देखो क्या है कि अगर पेडागोजिकल ग्रामर आएगा तो इसे भी हम यूज से सिखाते हैं, इसे भी हम कॉन्टेक्स्ट में सिखाते हैं, इसे भी हम एक प्रकार से प्रोसेस से सिखाते हैं, ठीक है। प्रोसेस आ जाता है, मीनिंग से सिखाना या बच्चे के एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके सिखाना, ये भी हमारा पेडागोजिकल है, ठीक है। पेडागोजिकल देखते हैं, which is used to the purpose of enhancing and promoting foreign language learners to acquire language prescriptively and to solve the problems that foreign language learner encounter while learning the foreign language. पेडागोजिकल का सिंपल मतलब है कि जो जहां पे हम भाषा को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे आपका स्कूल में भाषा को या ग्रामर को सिखाने का तरीका क्या होता है? पेडागोजिकल होता है, ठीक है। जहां पर आप फोकस किस पे करते हो? अपने मेथड पे फोकस करते हो, ठीक है। जैसे आइए देखते हैं, इसमें तीन चीजें होती हैं। पहला, पेडागोजिकल प्रोसेस इसमें शामिल है, जहां पे आप जो ग्रामर सिखा रहे हैं उसे आप एज अ पार्ट ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी सिखाएंगे। आप मेथड्स का यूज कर रहे हो जहां पे ग्रामर को सिखाने के लिए। आपने कंटेंट का ध्यान रखा है कि आप क्या पढ़ाएंगे, सिलेक्शन ग्रेडेशन हम कर रहे हैं, कंटेंट हम चुन रहे हैं बच्चों के लिए, और उसके बाद कॉम्बिनेशन करेंगे प्रोसेस और कंटेंट दोनों का। तो ये तीनों चीजें जो है ये पेडागोजिकल ग्रामर का पार्ट है, बट इतना डिटेल नहीं पूछता है, आपको केवल ये कीवर्ड याद रखने हैं, ठीक है। तो पेडागोजिकल ग्रामर जो है वो अच्छी, मतलब एक बेस्ट टेक्निक है ग्रामर को पढ़ाने की, ओके। आगे बढ़ेंगे। अब दो चीजें और है जो आपको सिंपल सा अपने दिमाग में रखना है। दो प्रकार के नॉलेज ऑफ ग्रामर से काफी क्वेश्चन सीटेट में इस बार आए हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। एक होता है डेक्लेरेटिव नॉलेज ऑफ ग्रामर और एक होता है प्रोसीजरल नॉलेज ऑफ ग्रामर। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत आसान है, आइए देखते हैं। डेक्लेरेटिव का मतलब होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में रूल को सिखा रहे होते हैं। हम जब रूल की बात करते हैं, जैसे हमने अभी देखा प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर का, हमने क्या देखा कि वहां पे हम रूल सिखा रहे थे, ठीक है। हम वहां पे बहुत ज्यादा रूल सिखा रहे हैं, बहुत पैटर्न सिखा रहे हैं, बार बार हम बेसिकली हम क्या सिखा रहे हैं? स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं। तो जब भी हम ग्रामर सिखाते हैं, जहां पे भी हम पूरा स्टडी कर रहे हैं, नॉलेज को दे रहे हैं, बच्चों की एबिलिटी को हम बढ़ा रहे हैं ताकि वो मेमोराइज कर सके रूल्स को, तो ये आपके डेक्लेरेटिव नॉलेज का पार्ट है। enables a students to describe a rule, यहाँ बच्चा किसी भी रूल को डिस्क्राइब कर सकता है, यानी डिडक्टिव तरीका है सिखाने का कि आपने कोई रूल दे दिया, बच्चा उसको बता रहा है या उसको निकाल रहा है और उसे अप्लाई करता है ड्रिल से। गैप फिलिंग एक्टिविटी है। तो आपको समझ आ गया होगा डेक्लेरेटिव का मेरा क्या मतलब है, कि रूल की बात करना है ना। अब आप खुद सोच सकते हैं कि डेक्लेरेटिव मीन्स जो रूल से संबंधित है,
जो पैटर्न एंड जो फॉर्म से संबंधित है, ठीक है, वो आपका डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है, जो आपने थियोरी की नॉलेज ले ली, ठीक है, बेसिकली थियोरी की नॉलेज हो गई, आपको डिक्लेरेटिव हो गया। प्रोसीजरल का मतलब क्या है, जो प्रोसेस है। अब देखो प्रोसीजरल में क्या वर्ड आया है, प्रोसेस वर्ड आया है, तो प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया पे हम ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ हम रूल पे ध्यान ना दे करके हम यहाँ पे बच्चों के किसको फोकस करते हैं कि करेक्ट यूज करें वो ग्रामर को अपनी एवरीडे लाइफ में, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोसीजरल हो गया। जैसे यहाँ पे बच्चे ने टेंसेस के रूल सीखे, अब यहाँ पे बच्चे ने टेंसेस पढ़ा, इसे हम डिक्लेरेटिव कहेंगे, लेकिन जब वो टेंसेस को अपनी लाइफ में यूज कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोसीजरल नॉलेज ऑफ ग्रामर कहेंगे। इट enables the students to apply that rule in real language use। यहाँ बच्चा यूज करता है उस थ्योरी को, उस रूल को जो उसने डिक्लेरेटिव में सीखा, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने कुछ सिखाया रूल और यहाँ वो अपनी लाइफ में अप्लाई उसको कर रहा है, यानी कॉन्टेक्सचुअली वो उसको अप्लाई कर रहा है। तो आई होप कि दोनों में डिफरेंस अब आपको समझ आ गया होगा कि डिक्लेरेटिव नॉलेज और प्रोसीजरल नॉलेज क्या है। आगे बढ़ेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। ओके, अब हमारा आता है कुछ मेथड्स हैं टीचिंग ग्रामर के, जहां से क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आइए फटाफट से इनको देखेंगे, ज्यादा देर नहीं करेंगे। पहला आता है आपका डिडक्टिव मेथड, फिर आपका इंडक्टिव, इंसिडेंटल एंड कॉन्शियसनेस रेजिंग एक्टिविटी। अब ये चार मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि यहाँ से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आजकल कॉन्शियसनेस रेजिंग से भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो चलिए एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले इंडक्टिव डिडक्टिव तो पता ही होगा आप सभी को, हम हर सब्जेक्ट में इसको पढ़ते हैं। इसी तरह ग्रामर को पढ़ाने के भी मेथड है। पहला आपका डिडक्टिव तरीका है, जहां पर बच्चों को हम कैसे सिखाते हैं, हम उनको जनरल टू स्पेसिफिक सिखा रहे हैं, हम उनको रूल टू एग्जाम्पल सिखा रहे हैं, ठीक है, जहां पे बच्चे क्या करते हैं, टीचर ने कोई रूल एक्सप्लेन किया, ठीक है, इन दिस मेथड द टीचर एक्सप्लेन्स द रूल फर्स्ट एंड देन गिव एग्जाम्पल्स। Later, teacher help learners to apply the rule by showing pictures, asking them to do some task, ठीक है, सिंपल सी बात है। रूल पहले टीचर ने बच्चों को बता दिया, यानी जनरल पहले जनरलाइज कर दिया, एंड बच्चे बाद में उस रूल को अप्लाई करते हैं, बाद में एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो ये आपका डिडक्टिव तरीका है ग्रामर को पढ़ाने का। इसी प्रकार इंडक्टिव तरीका आगमन विधि, जहां पे टीचर क्या करता है, प्रोवाइड करता है एग्जाम्पल को, पहले वो एग्जाम्पल देगा, बच्चों को मौके देगा, बच्चे यहाँ डिस्कवर करते हैं एंड देन रूल पे जाते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल टू रूल की तरफ है, स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे टीचर जो भी पढ़ाता है वो कॉन्टेक्चुअलाइज सिचुएशन में पढ़ाता है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाता है। जैसे मैंने बोला कि कॉन्टेक्स्ट है, मीनिंग है, या डिस्कवरी होना, डिस्कवरी से सिखाना, यहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिस दी जाती है यहाँ पे बाद में। तो ये आपका इंडक्टिव तरीका है। बच्चे यहाँ पे ज्यादा क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, और ग्रामर को पढ़ाने की बेस्ट जो विधि होगी वो इंडक्टिव को ही माना जाएगा दोनों में से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है इंसिडेंटल मेथड ऑफ ग्रामर। अब इंसिडेंटल का मतलब क्या है, जो इंसिडेंट से आधारित हो, घटना पे आधारित हो, मतलब यहाँ पे आप क्या करवाते हैं, कोरिलेशन करवाते हैं, इसे हम कोरिलेशन भी कहते हैं और रेफरेंस मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रामर जो भी पढ़ाया जाता है उसको आप रिलेट करके पढ़ाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, को रिलेट करके पढ़ाना, ठीक है, इंसिडेंटली पढ़ाना। आप क्या करते हो, यहाँ पे इंसिडेंट से पढ़ाते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इंसिडेंटल मेथड है। जैसे क्लासरूम में आपने मीनिंगफुली कोई सिचुएशन प्रोवाइड किया बच्चों को, ठीक है, फिर आपने जो भी वहां पे पढ़ाया उसको आप रिलेट करते हो टेक्स्ट से, ठीक है। कोई मान लीजिए कोई आप एक्सरसाइज करा रहे हैं, आपने उसको टेक्स्ट से जोड़ा, जो उसकी किताब में है, जो टेक्स्ट में है, जो बुक में है, उसको आप क्या करवाते हैं, कंपोजिशन करवा सकते हैं, मतलब आप रिलेट करके पढ़ाते हो, इसे हम इंसिडेंटल कहते हैं। मीनिंगफुल सिचुएशन में हम पढ़ाते हैं। यहाँ पे जो भी आप सिखाएंगे वो परिस्थितियों के अनुसार से सिखाएंगे, तो मीनिंगफुल सिचुएशन जो है वो इसका पार्ट हो सकता है। In this way, students can know the particular use of grammatical laws, यानी जो भी laws हैं, जो rule है, उसमें बच्चे use को समझ पाते हैं। तो यहाँ आप use करवाते हैं meaningfully, ठीक है। In this method, the rules of grammar are taught to the students in the separate class, यानी उनको rule अलग से सिखाया जाता है and then उनको correlate करके पढ़ाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्शियसनेस रेजिंग क्या है, ठीक है, फटाफट से देखेंगे। Consciousness raising is an attempt to equip learners with an understanding of the specific grammar feature.
यानी कोई भी स्पेसिफिक ग्रामर फीचर आप सिखाना चाहते हैं तो बच्चों के कॉन्शियस को पहले आप बढ़ाएंगे। सिंपल सी बात है कि जो चेतना है, जो उनका कॉन्शियसनेस है, जो वो अवेयरनेस है, उसको बढ़ाना, इसमें हम काफी सारी चीजें यूज करते हैं। यहाँ पे इट इज एन अप्रोच टू टीचिंग ऑफ ग्रामर इन विच इंस्ट्रक्शन इन ग्रामर इज व्यूड एज अ वे ऑफ रेजिंग लर्नर्स अवेयरनेस ऑफ ग्रामेटिकल फीचर। अब आपको कीवर्ड क्या याद रखना है इसमें, कि इस अप्रोच में हम जो भी बच्चों को ग्रामर में फॉर्म सिखा रहे हैं, रूल सिखा रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं, एज अ रेज करते हैं उनकी अवेयरनेस को, कि जो वो सीख रहे हैं उसके बारे में वो अवेयर हो। ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या है, efforts to isolate a specific linguistic feature for focused attention, यानी आप कोई स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक फीचर को यहाँ सिखाते हो। डेटा विल इलिस्ट्रेट द टारगेट फीचर, यहाँ पे डेटा प्रोवाइड किया जाता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है, रूल को, उसको एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल एफर्ट बच्चे लगाते हैं, बच्चे अपने दिमाग से यानी कॉग्निटिव अपनी एबिलिटीज का यहाँ बच्चे यूज करते हैं। यहाँ पे जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वहां पे बच्चे क्या करते हैं, सारी चीजें करते हैं, यानी कि किसी भी चीज, किसी भी स्ट्रक्चर को सीखने में क्लैरिफिकेशन करना, डेटा कलेक्ट करना, डिस्क्रिप्शन लाना, एक्सप्लेन करना बच्चों को सिखाया जाता है। एंड यहाँ पे आर्टिकुलेशन का भी यूज किया जाता है कि बच्चे खुद से ही आर्टिकुलेट करें। आर्टिकुलेट का मतलब है कि खुद से ही किसी भी रूल पर जाएं। तो ये कॉन्शियसनेस रेजिंग एक्टिविटीज है जहां पे आप बच्चे के कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहे हैं, आप कॉग्निटिवली उनको अवेयर कर रहे हैं, मेटा कॉग्निटिव एबिलिटी को आप यहाँ पे उनको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये आपको इतना बस याद रखना है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट जो ये स्लाइड है, यहाँ पे हम डिस्कस लास्ट पॉइंट ये करेंगे कि ग्रामर टीचिंग जो है वो इफेक्टिव कैसे हो सकती है। ठीक है, आप ऐसा क्या क्या करेंगे कि ग्रामर टीचिंग इफेक्टिव हो। पहला, बिल्डिंग अप सब्जेक्ट नॉलेज। ये आपको याद रखना है कि ग्रामर को सिखाने के लिए हम एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट दोनों तरीका यूज करेंगे। सिंपल याद रखना, इम्प्लिसिट जो होता है वो यूज पे फोकस करता है, इम्प्लिसिट नेचुरल तरीका है जहां पे बच्चा नेचुरली चीजों को समझे, एक्सप्लिसिट फोकस करता है रूल पे। तो ये दोनों तरीके से हमें ग्रामर को सिखाना चाहिए। लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज हम करवा सकते हैं। हम ग्रामर को किस में सिखाएंगे, कॉन्टेक्स्ट में सिखाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि संदर्भ के अनुसार सिखाना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे हम उनकी फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी दोनों को बढ़ाएंगे। मेक लर्निंग ग्रामर फन। आप ग्रामर को फन एक्टिविटी से सिखा सकते हो। आप वहाँ पे ग्रामर गेम्स का यूज कर सकते हैं, रिडल्स का, जिक्सा पजल का। इससे हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव कर सकते हैं ग्रामर को। इसके अलावा टीच ग्रामर एज डिस्कॉर्ड्स। ये याद रखना कि ग्रामर को एज अ डिस्कॉर्ड्स हमें सिखाना चाहिए, नॉट एज अ आइसोलेटेड, यानी अलग अलग सिखाने के बजाय अलग अलग ना सिखा के डिस्कॉर्ड्स में यानी लॉजिकली किसी भी चीज को हमें सिखाना चाहिए। ठीक है, तार्किक तरीके से सिखाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इलॉजिकल तरीके से सिखा रहे हैं। ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट में सिखाना चाहिए, ये हमने पढ़ लिया। फन ग्रामर को बना सकते हैं। फोकस ऑन फ्लुएंसी फर्स्ट। पहले हमें फ्लुएंसी पे फोकस करना चाहिए, यानी प्रवीणता पे फोकस पहले करनी चाहिए, एक्यूरेसी पे बाद में करना चाहिए, सटीकता पे बाद में। मतलब हम कभी भी सटीकता की बात नहीं करेंगे। इसके अलावा याद रखना कि ग्रामर जो है वो मीनिंग टू फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ग्रामर जो है वो मीनिंग टू फॉर्म की तरफ होना चाहिए ऑलवेज। और कभी भी छोटे लेवल पे हमें फॉर्म पे, रूल पे फोकस इतना नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि समझ आ गया होगा कि ग्रामर को इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं। इसको ऐड करने का मेरा ये मकसद था ताकि आप जब क्वेश्चन करें तो ये कीवर्ड्स आपको दिमाग में रहे और आप आंसर को सही करें। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर अभी सीटेट में रिसेंट अभी पूछे गए हैं, उनको मैंने सारा ऐड किया है, तो जरूर पूरे क्वेश्चन लगाना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, Miss Nisha is teaching about the types of sentences, class 7 students. She begins by explaining the grammar rules with regard to sentence and then goes on to the example of the types of sentences. अब देखो यहाँ पे टीचर ग्रामर पढ़ा रही है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है रिसेंट, अभी जो सीटेट हुआ था 2022 में, उसमें क्वेश्चन ये आया हुआ है कि वो पहले एक्सप्लेन कर रही है ग्रामर की रूल को एंड वो फिर एग्जाम्पल पे जा रही है। यानी ये कहाँ जा रहा है, पैटर्न रूल टू एग्जाम्पल की ओर जा रहा है। तो ये क्या तरीका है ग्रामर को पढ़ाने का, यहाँ पे पहले उसने एक्सप्लेन किया रूल को, फिर वो किस पे जा रही है, एग्जाम्पल पे जा रही है। यानी कि ये आपका कौन सा तरीका है, डिडक्टिव टू इंडक्टिव की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रॉम डिडक्टिव टू इंडक्टिव।
एक्टिविटीज विच कनेक्ट ग्रामर पॉइंट्स विद रियल लाइफ कम्युनिकेशन आर, क्या होना चाहिए एक्टिविटी जो कि रियल लाइफ से ग्रामर को कनेक्ट करे? डेक्लरेटिव नॉलेज ऑफ ग्रामर, मूविंग फ्रॉम फॉर्म टू मीनिंग, ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, या फिर ग्रामर फॉर्म बेस्ड फोकस। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कहा गया है कि जो ग्रामर के पॉइंट है, जो ग्रामर का आइटम है जो आप सिखा रहे हो, उसको कनेक्ट करना रियल लाइफ से, यानी रियल लाइफ में क्या आ जाएगा, आप कॉन्टेक्चुअली उसको यूज करेंगे। ऑप्शन सी सबसे एप्रोप्रिएट आंसर इसका बनेगा। नेक्स्ट है द मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर टीचिंग ग्रामर इज, सबसे यूजफुल मेथड कौन सा माना जाएगा? तो यहाँ पर ग्रामर को पढ़ाने का सबसे यूजफुल मेथड है इंडक्टिव मेथड, ठीक है, जो कि कहा जा रहा है स्पेसिफिक टू जनरल या एग्जाम्पल टू रूल। तो यहाँ बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। A teacher in grammar class introduces rules of grammar first and makes them understand how the word behaves and how to use it in context. Then she gives lots of tasks for learners to practice the language item. तो यह कौन सा प्रोसेस है? ये कंटेंट नॉलेज है, प्रोसीजरल नॉलेज है, डेक्लेरेटिव नॉलेज है, या प्रोसेस नॉलेज है? अब देखो ये नॉलेज क्या है, जहां पे पहले उसने इंट्रोड्यूस क्या कराया, रूल को कराया, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि पहले रूल को उसने बताया, उसके बाद वो उनको बता रही है कि हाउ टू यूज इट इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कॉन्टेक्स्ट में कैसे हमें इनको यूज करना है। तो ये जो पूरा का पूरा नॉलेज है, ये प्रोसीजरल नॉलेज का पार्ट है। डेक्लेरेटिव तब होता जब केवल रूल समझाती, लेकिन रूल को समझा के वो क्या करवा रही है, प्रैक्टिस करा रही है, बाद में कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिस करा रही है। तो ये प्रोसीजरल यानी प्रक्रिया की बात कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। अंडरस्टैंडिंग हाउ अ ग्रामेटिकल फॉर्म इज एंड अप्लाइंग द सेम इन यूज इज। अब देखो यहाँ पर है कि कोई ग्रामेटिकल फॉर्म को कैसे हम जो है कोई भी ग्रामेटिकल फॉर्म उसे कैसे अप्लाई करना है, यूज करना है, ये कौन सी नॉलेज के अंदर आएगा? तो प्रोसीजरल है, डेक्लेरेटिव है, नॉलेज अबाउट लैंग्वेज है, या लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड रिप्रोड्यूस इट लेटर है? तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन दो बचे। अंडरस्टैंडिंग हाउ अ ग्रामेटिकल फॉर्म इज एंड अप्लाइंग, अप्लाई की बात हो रही है कि एक फॉर्म जो है, एक रूल जो है, उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो जब भी हम एप्लीकेशन की बात करेंगे तो वो हमारा प्रोसीजरल नॉलेज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइस ये सारे क्वेश्चन सीटेट के हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डेक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर इज। डेक्लेरेटिव नॉलेज क्या था, हमने क्या पढ़ा था, रूल की बात जहां हम कर रहे हैं, हम जहाँ पे फॉर्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं स्ट्रक्चर को। तो आइए देखते हैं, नॉलेज अबाउट द फॉर्म डिस्क्राइबिंग एंड अप्लाइड लेटर इन स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अप्लाई, अगर यूज और अप्लाई की अगर हम बात करें तो ये हमारा किसका पार्ट है, प्रोसीजरल का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ ए विल बी राइट आंसर। द एम्फोसिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट इज ऑन। कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटरनलाइज कराएंगे रूल्स को, ठीक है। जब भी हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं संदर्भ में, यानी बच्चे उसको इंटरनलाइज करें जो भी उन्होंने सीखा है। आगे एक्टिविटीज विच कनेक्ट ग्रामर पॉइंट्स विद रियल लाइफ कम्युनिकेशन। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, रियल लाइफ से रिलेटेड है, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ग्रामर लर्निंग इज, ग्रामर लर्निंग क्या है, learning the rules of grammar, learning the rules first and be able to use it later, learning from meaning to use the form in context, या फिर finding errors। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपने फॉर्म को लर्न किया एंड आप यूज कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में, तो ये सबसे बेस्ट होगा ग्रामर लर्निंग के बारे में, ठीक है। मूविंग फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म इन ग्रामर लर्निंग इज, मीनिंग टू फॉर्म क्या है यहाँ पे ग्रामर लर्निंग के अंदर। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि मीनिंग का मतलब क्या है, कि पहले बच्चा अर्थ को समझे, ठीक है, उसके बाद फॉर्म पे जाए। तो आइए देखते हैं, लर्नर यूज द ग्रामेटिकल आइटम विद अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कवर द रूल लेटर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया, कि बच्चे पहले ग्रामेटिकल जो आइटम है उसको यूज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आपने यूज कराया, यानी मीनिंग की बात कर रहे हैं, फिर रूल बाद में वो सीख रहा है, यानी फॉर्म बाद में आया, ठीक है। तो इसका ए आंसर जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ेंगे, इन ऑर्डर टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, और लैंग्वेज टीचर शुड, एक लैंग्वेज टीचर को क्या करना चाहिए अगर अच्छे से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को सिखाना है। तो देखते हैं चारों में से, आप वीडियो को पॉज करके आंसर देख सकते हो गाइज, मैं
फटाफट से थोड़ा डिस्कस करूंगी। ओके तो देखो यहाँ क्या है, प्रोवाइड विच रिटन मटेरियल एंड लेट द स्टूडेंट डिस्कवर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो सबसे बेस्ट तरीका स्ट्रक्चर को सिखाने का क्या है कि बच्चे क्या करें, डिस्कवर करें, ठीक है, खुद से करें। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए, एक्सटेंसिव एक्सरसाइज नहीं होगा, मेमोराइज भी नहीं होगा यहाँ पे, और असाइनमेंट भी नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आपने बच्चों को खुद से ही डिस्कवर करने के मौके यहाँ दिए हैं। Which one of the ways is ideal for teaching learning grammar? ग्रामर टीचिंग लर्निंग का कौन सा तरीका है जो सबसे आइडियल होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटिंग द ग्रामेटिकल फॉर्म इन नेचुरल डिस्कोर्सेस एंड लेट द लर्नर नोटिस इट। प्रेजेंटिंग द फॉर्म फर्स्ट, आप पहले फॉर्म को प्रेजेंट करेंगे एंड आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका तो नहीं है कि आपने पहले ही उनको फॉर्म बता दिया, मीनिंग बता, मतलब रूल बता दिया। प्रोवाइडिंग द फॉर्म ये भी नहीं होगा, प्रेजेंटिंग द फॉर्म ये भी नहीं होगा। क्या बना, आप पहले फॉर्म को तो प्रेजेंट कर रहे हो बट नेचुरल डिस्कोर्स में कर रहे हो। नेचुरल डिस्कोर्स मतलब नेचुरली आप लॉजिकली उनको दे रहे हैं एंड बच्चे उसे नोटिस करेंगे। Which of the following is not the objective of learning of grammar? क्या इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए ग्रामर को सीखने का? यूजिंग ग्रामर आइटम इन रियल लाइफ, तो ये बिल्कुल अच्छा है। अंडरस्टैंडिंग द फॉर्म थ्रू यूज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये भी ठीक है कि कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बच्चा यूज कर रहा है, समझ रहा है फॉर्म को। ग्रामर इज लर्न बाय मास्टरिंग द रूल्स या फिर डिस्कवरिंग द फॉर्म, तो ये यहाँ पे सी वाला रॉन्ग हो गया, ठीक है। मास्टर करना रूल को बहुत जरूरी नहीं है, बाकी कॉन्टेक्स्ट जो है, संदर्भ में सभी चीजों को बच्चा खोज रहा है, फॉर्म को समझ रहा है, रूल को समझ रहा है, वो अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ सी का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल अ टीचर इन हिज ग्रामर क्लास इंट्रोड्यूसेस रूल्स ऑफ ग्रामर आइटम। पहले उसने रूल को इंट्रोड्यूस कराया। वॉइसेस एंड टेंसेस फर्स्ट, पहले उसने टेंसेस एंड वॉइसेस की जो रूल है उसको बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस किया एंड मेक्स देम अंडरस्टैंड हाउ द फॉर्म बिहेव्स एंड हाउ टू यूज इट कॉन्टेक्चुअली। फिर टीचर ने ये बोला कि कैसे हम इनको कॉन्टेक्चुअली यूज कर सकते हैं। फिर उसने बहुत सारे टास्क दिए बच्चों को ताकि बच्चे उसको प्रैक्टिस कर सके। तो यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ टीचिंग ग्रामर है इसे क्या कहेंगे, क्या ये कंटेंट नॉलेज है, क्या ये प्रोसीजरल नॉलेज है, प्रोसेस नॉलेज है, या डेक्लेरेटिव नॉलेज है? तो मैंने क्या डिस्कस किया कि यहाँ पे कंटेंट नॉलेज की बात या नहीं हो रही है, प्रोसेस नॉलेज की बात भी नहीं हो रही है। यहाँ पे डेक्लेरेटिव होगा या तो प्रोसीजरल होगा। तो देखो यहाँ पे रूल तो बता चुका है, तो अगर रूल केवल बताया, अगर केवल फॉर्म बताया तो डेक्लेरेटिव होता, लेकिन यहाँ पे बच्चों को यूज करने के लिए भी बता दिया, प्रैक्टिस करने के लिए टास्क भी दे दिए, यानी कि यहाँ पे जो टीचर है वो उस रूल को क्या करवा रहा है, बच्चों से अप्लाई करा रहा है। तो जब भी हम किसी भी रूल को अप्लाई करते हैं वो हमारे प्रोसीजरल नॉलेज का पार्ट है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 15 क्वेश्चन पे। इन द ग्रामर क्लास वी शुड फर्स्ट, एक ग्रामर क्लास में हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें एक्सप्लेन करना चाहिए फॉर्म को, फॉर्म मतलब जो भी ग्रामेटिकल आइटम हम सिखा रहे हैं, प्रेजेंट करना चाहिए आइटम को नेचुरली, एक्सप्लेन करना चाहिए इरेगुलर फॉर्म्स को, या डिस्क्राइब करना चाहिए सोशल फंक्शन को। तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका क्या है ग्रामर को पढ़ाने का, कि जो आप सिखाना चाहते हैं, जो भी आप रूल को, जो भी आप फॉर्म को सिखाना चाहते हैं, उनको हमें डायरेक्टली ना सिखा के नेचुरली कॉन्टेक्स्ट में या डिस्कोर्स में हम उनको हमें सिखाना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। Which one of the following is most appropriate regarding the task we design for learners to support grammar learning? It should be meaningful, it should be highly informative, it should be purposeful from teacher's perspective, या फिर it should not have a social function। तो देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि ग्रामर लर्निंग में जब आप कोई टास्क कराना स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या चीज है जो आप ध्यान में रखोगे, सबसे एप्रोप्रिएट क्या है? तो सबसे एप्रोप्रिएट यही है कि वो मीनिंगफुल होना चाहिए, कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, बच्चों की लाइफ से संबंधित होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। द ग्रामर टास्क आर, ग्रामर टास्क जो होते हैं, ग्रामर टास्क का मतलब है कि कोई ग्रामर गेम आप सिखा रहे हो, कोई ग्रामर एक्टिविटी सिखा रहे हो, ठीक है, वो कैसे होनी चाहिए। तो कभी भी जब भी हम ये चीजें करवाते हैं तो वो कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होना चाहिए, है ना, जैसे हमने बोला संदर्भ के अनुसार होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, इंटरैक्शन बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है द एम्फोसिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट इज ऑन। अगर हम इन कॉन्टेक्स्ट ग्रामर की बात करते हैं तो किस पे हमारा ज्यादा एम्फोसिस होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंटरनलाइजिंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रामर टीचिंग? ग्रामर टीचिंग के बारे में कौन सी बात यहाँ पे सही है? टीचर्स themselves should improve their knowledge of grammar. Grammar is to be treated in isolation. हमें ग्रामर को आइसोलेशन में ट्रीट करना चाहिए, सिखाना चाहिए. ग्रामर इज टू बी ट्रीटेड इन कॉन्टेक्स्ट. तो यहाँ पे वही है कि ग्रामर को कॉन्टेक्चुअली होना चाहिए. ठीक है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर. हम बहुत देर से कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते आ रहे हैं, तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कीवर्ड्स क्या क्या हैं. ओके, आगे बढ़ेंगे. बिगिनिंग बाय गिविंग द रूल फर्स्ट थ्रू एन आइसोलेटेड इलस्ट्रेशन एंड देन ड्रिलिंग द रूल्स थ्रू प्रैक्टिसेस. अब देखो, पहले आपने रूल दे दिया एंड आपने उसके बाद ड्रिलिंग कराई. ड्रिलिंग का मतलब है अभ्यास कराना, बार बार प्रैक्टिस कराना. ये क्या है? ये मेरिट है ग्रामर की कॉन्टेक्स्ट में, लिमिटेशन है, मेरिट है डिडक्टिव अप्रोच की, या फिर लिमिटेशन है डिडक्टिव अप्रोच की. तो यहाँ पर लिमिटेशन तो ये नहीं है, क्योंकि हम ड्रिलिंग जरूर कराते हैं, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, तो लिमिटेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा. ये जो है हमारा क्या है कि आपने रूल को पहले दिया है, फिर आप उसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, यानी ये डिडक्टिव अप्रोच के बारे में बोल रहा है. आप रूल टू कहाँ जा रहे हो? एग्जाम्पल जा रहे हो. ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा. नेक्स्ट है, एज अ टीचर ऑफ लैंग्वेज वी शुड हैव डैश नॉलेज ऑफ ग्रामर. एज अ टीचर ऑफ लैंग्वेज हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए? तो याद रखना कि हमेशा हमें इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट दोनों ही नॉलेज होनी चाहिए. इम्प्लिसिट आपका क्या है? जो आप मीनिंगफुल की बात करते हैं या जो आप यूज की बात करते हैं, कि कोई भी ग्रामर का फॉर्म है या कोई भी रूल है तो आप उसके यूज से भी परिचित हो और आप उसके स्ट्रक्चर से भी परिचित हो, यानी रूल का ज्ञान भी होना चाहिए और उसको अप्लाई कैसे करना है उसका ज्ञान भी होना चाहिए. तो सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा. दोनों का नॉलेज उसे होना चाहिए. ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज इज बेस्ट लर्न थ्रू. ग्रामर को कैसे बेस्ट हम सिखा सकते हैं? ठीक है, इंटीग्रेशन विद टेक्स्ट एंड नोटिसिंग फॉर्म्स, प्रैक्टिसिंग ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट सेपरेटली. तो देखो, सेपरेटली ग्रामर कॉन्सेप्ट को अलग से सिखाना, आइसोलेशन सिखाना कोई जरूरी नहीं होता, ये नहीं होगा. मेमोराइजेशन भी नहीं है और केवल स्ट्रक्चरल अप्रोच को फॉलो करना भी सही नहीं है. तो यहाँ क्या होगा? इंटीग्रेट कराना टेक्स्ट से एंड फॉर्म से. ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट. A language teacher is planning to teach grammar. Which one of the following might be a good strategy for teaching grammar? एक टीचर ग्रामर सिखाना चाहता है, तो क्या स्ट्रैटेजी होगी जो सबसे बेस्ट होगी? तो आइए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा. तो रूल को लर्न करना नहीं है, स्टैंडर्ड बुक का यूज करके सिखाना भी नहीं है, रूल की बात हो रही है, तो ऑप्शन ये हो गया, प्रोवाइडिंग द चांस टू प्रैक्टिस ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम. टू मेक ग्रामर टीचिंग इफेक्टिव, ग्रामर टीचिंग को इफेक्टिव करने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर मटेरियल को हमें लर्नर के टेक्स्ट बुक से नहीं लेना चाहिए. मोर अटेंशन शुड बी पेड ऑन वोकैबुलरी. ग्रामर टीचिंग शुड बी डन विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइजेस, या फिर यूज ऑफ विजुअल एड्स इज नॉट वेरी इफेक्टिव. तो ये डी वाला नहीं होगा एंड ये ए वाला भी नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या बना? ऑप्शन सी बना. अगर हमें इफेक्टिव करना है तो हम लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज उनको प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि बच्चा उसको बार बार कर सके. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ टीचिंग ऑफ ग्रामर. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आइए देखते हैं इसका क्या होना चाहिए. टीचिंग ऑफ रूल्स एट इनिशियल स्टेज डज नॉट लेंड मच टू लैंग्वेज लर्निंग. यानी अगर आपने इनिशियल स्टेज पे बहुत ज्यादा रूल सिखा दिया तो इससे लर्निंग जो है बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगी. तो ये बात कहीं ना कहीं ठीक है कि हमें रूल पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, और अगर हम रूल पे फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाईली बेनिफिट नहीं होगा. ठीक है, रूल्स ऑफ ग्रामर आर एसेंशियल ड्यूरिंग फॉर्मेटिव ईयर्स. तो ये गलत है कि फॉर्मेटिव ईयर में, शुरुआती समय में रूल बहुत जरूरी होते हैं. ग्रामर टीचिंग शुड मूव फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म या फिर फॉर्म टू मीनिंग. तो देखो, हमने डिस्कस किया था कि कैसे सिखाना चाहिए ग्रामर को, मीनिंग से फॉर्म की तरफ होना चाहिए. तो सी वाला सही है, डी वाला गलत है. ठीक है, तो सी वाला और ए वाला दो ऑप्शन यहाँ करेक्ट होंगे. तो ऑप्शन ए एंड सी, स्टेटमेंट ए और सी जो है वो ट्रू है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. आगे बढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज टॉट इंसिडेंटली. इंसिडेंटली कौन सी ग्रामर को हम सिखाते हैं? इंसिडेंट मतलब आप कनेक्ट करके सिखा रहे हैं, रियल लाइफ से कनेक्ट करके, या रेफरेंस भी से हम कहते हैं. ठीक है, तो ये कौन सा ग्रामर था हमारा? प्रिस्क्रिप्टिव है, ट्रेडिशनल है, फंक्शनल है, या थ्योरेटिकल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फंक्शनल ग्रामर. ठीक है,
इंसिडेंटली यानी रियल लाइफ से कनेक्ट करके सिखा रहे हैं, फंक्शनल तरीका है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है ग्रामर टीचिंग इज मोर मीनिंगफुल व्हेन। ग्रामर टीचिंग बहुत मीनिंगफुल हो जाएगी जब हम उसे कैसे पढ़ाएंगे, तो डिडक्टिवली होगा नहीं कि हम उसको डिडक्टिव पढ़ा देंगे, या आप पहले ग्रामर को पहले सिखाएंगे एंड लैंग्वेज को बाद में, ये भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा कि ग्रामर इज टॉट इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्रामर एम्फसाइज ऑन रूल्स। कौन सी ग्रामर है जो एम्फसाइज करता है रूल पे। तो रूल की बात हमने की थी, डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, स्कॉलरी, ट्रेडिशनल या फिर स्ट्रक्चरल ग्रामर। तो हमने क्या डिस्कस किया कि जहाँ पे रूल को आप प्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ पे, तो वो हमारा कौन सा ग्रामर हो जाएगा, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 29 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड लैंग्वेज टू बी यूनिट्स ऑफ मीनिंग। इंसिडेंटल ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव, फंक्शनल या फॉर्मल। तो यहाँ पे कहा गया है कि लैंग्वेज को कंसिडर किया जाता है यूनिट ऑफ मीनिंग, यानी अर्थ की बात जहां हम कर रहे हैं। तो अर्थ की बात जहां आ जाती है वहां पे हमारा राइट आंसर बनेगा फंक्शनल ग्रामर। ठीक है, फंक्शनल ग्रामर, ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर के बारे में इसमें से कौन सा सही है। इट एनालिसिस हाउ लैंग्वेजेस इज स्पोकन और रिटन इन डिफरेंट सोशल सिचुएशंस, always language at word level also, it is not concerned with the social context। तो यहाँ पे फंक्शनल का हमने क्या देखा, जो मीनिंग की बात करे, जो यूज की बात कर रहा है, जो इंटरेक्शन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, इट एनालिसिस हाउ लैंग्वेज इज स्पोकन, भाषा को कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, तो उसे हम फंक्शनल ग्रामर कहेंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आज हमारा ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ग्रामर का वो कंप्लीट होता है अपने आप में। एंड मुझे आशा है कि ये जो पूरा सेशन है ये आपको बहुत कुछ, आपको इससे हेल्प हुई होगी। एंड अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले एंड ताकि मुझे भी पता चले कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। आप कमेंट करके जरूर बताया करो, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए होता है। तो आप अपना फीडबैक जरूर दें, जैसी भी आपको वीडियो लगती है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो आप वो भी दे सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। जो भी मैं वीडियो इन फ्यूचर डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, तो इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम से भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तो आप वहां पे जरूर कनेक्ट होना। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्दी। ठीक है, थैंक यू।